हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज हम बात करने वाले हैं कि किस तरह की कंपनीज से हमें दूर रहना चाहिए। वो कौन सी इंडस्ट्रीज हैं, अगर उनसे दूरी बनाई जाए मार्केट में ट्रेड करते हुए या इन्वेस्ट करते हुए, तो शायद हम किसी भी तरह के ट्रैप में आने से बच सकते हैं। तो हमेशा से ऐसा हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए। या तो हम कंपनी के सिलेक्शन की बात करें या कंपनी को दूर करने की बात करें। देखो, यहाँ दोनों चीजें इंपॉर्टेंट होती है। एक होता है किसी काम को करना और एक होता है किसी काम से दूर रहना। तो जैसे अच्छा काम करना एक अलग बात है, लेकिन बुरे काम से दूर रहना ये भी इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज कई बार क्या होता है, जैसे स्टूडेंट्स हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाई की लेकिन बाद में 1 घंटे नेटफ्लिक्स देख ली। तो जितना चीजें माइंड में बुक्स रीड करने के बाद में, स्टडी करने के बाद में स्टोर होनी चाहिए थी, उस चीज को वाइप आउट कर दिया नेटफ्लिक्स के देखे हुए सीन्स को जब हमने स्टोर किया माइंड में। तो यहाँ पर दोनों ही चीजें इंपॉर्टेंट हैं। कौन सी स्ट्रेटजी लगानी है, क्या करना है, करना एक चीज है और किसी चीज को नहीं करना इक्वली इंपॉर्टेंट होता है। जैसे मैं बताता हूं कि स्टॉप लॉस नहीं लगाना प्राइस एक्शन पर इक्वली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हमें किसी कंपनी में डर है तो उस कंपनी को वहां पर यूज ही मत करो अपनी ट्रेडिंग के लिए। उस कंपनी में ट्रेड ही मत करो। अगर किसी कंपनी में इतना डर है कि नीचे गया तो और नीचे जा सकता है और नीचे गया तो वो कंपनी बेकार हो जाएगी, इट मीन्स these companies are not being supported by the fundamentals, means the business and financials। सिर्फ और सिर्फ प्राइस एक्शन पर हम प्ले कर रहे हैं और सिर्फ और सिर्फ प्राइस एक्शन पर किसी भी मीन्स किसी भी ट्रेडिंग सिस्टम में सिर्फ प्राइस एक्शन पर काम करना ये कभी भी अच्छी बात मेरे हिसाब से नहीं है। हर किसी की अपनी राय हो सकती है, बट बिकॉज यू आर ट्राइंग टू लर्न फ्रॉम मी, तो मैं अपना ही एक्सपीरियंस आप सबके साथ में शेयर कर रहा हूं। तो ये भी जो अभी मैं कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी बताने वाला हूं, कुछ कंपनीज का ग्रुप ऐसा बताने वाला हूं जिससे हमें हमेशा दूरी बनाकर रखनी चाहिए। और ये मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पर कह रहा हूं। हो सकता है मेरा एक्सपीरियंस कम हो और आप में से कुछ लोगों को इस तरह के बिजनेस की बहुत ज्यादा इन डिटेल में समझ हो। शायद आपकी बैकग्राउंड उस इंडस्ट्री की हो या आपका एकेडमिक बैकग्राउंड उस चीज का हो, तो आप समझ पाए और लेकिन मैं नहीं समझ पाऊं, ऐसा हो सकता है। तो मैं अपने हिसाब से आपको कुछ ग्रुप ऐसे हैं, 4-5 ग्रुप हैं जिससे दूर रहने की बात करूंगा। उसमें सबसे पहले नंबर पर आता है हमारा रियल एस्टेट। सो रियल एस्टेट में कंस्ट्रक्शन रियल एस्टेट ये एक मेन ऐसा ग्रुप है जिस ग्रुप से हमें दूर रहना चाहिए। उसका एक बड़ा सिंपल सा रीजन है, जितना मर्जी हम लोग यहाँ पर ठीक कर लें, अभी आज की सिनेरियो में जो इकोनॉमिक का हमारी एक पैरेलल इकोनॉमी है जिसको हम कैश इकोनॉमी कहते हैं, वो बहुत ज्यादा अभी भी स्ट्रांग है। किसी भी मेट्रो सिटी में आप कोई भी कमर्शियल प्रॉपर्टी परचेज करो, जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने कभी परचेज नहीं की, क्योंकि जो वो लोग कैश मांगते हैं वो कैश अपने पास देने को नहीं होता और स्टॉक मार्केट से वैसे भी वहां पर ज्यादा अच्छी रिटर्न नहीं आती और मुझे एज सच ऑफिस की या किसी और प्रॉपर्टी की रहने के घर के से अलावा कुछ जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन जो कुछ जानने वाले लोग हैं, जो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, हमेशा कैश की जरूरत होती है, नो मैटर व्हाट। और ये चीजें इतनी ओपन हैं, मीन्स एनी कमर्शियल डील इन गुड़गांव, दिल्ली, एनसीआर, नोएडा, ग्रेटर नोएडा या फिर एनी सिटी, मुंबई, बैंगलोर, हैदराबाद, एनीवेयर, वो कभी भी बिना कैश के पूरी नहीं होती। अब जब ये पूरी इस इंडस्ट्री में इतना कैश चलता है, तो एक चीज बड़ी छोटी सी समझने वाली है कि जो इवन लिस्टेड कंपनीज हैं वहां पर भी अगर कैश आया या उस पूरे जो उन्होंने एक सोसाइटी बनाई, जो बिल्डिंग्स बनाई, उनको बिल्डिंग्स बनाने को जो उन्हें मजबूरी में कैश देना पड़ा, तो यहाँ कैश का लेन देन है। देखो, जब हम 100-200 कंपनीज की बात करते हैं, उनमें से 4-5 कंपनीज ऐसी हों जिनका बिल्कुल प्रोसेस एथिकली स्ट्रांग हो, जहां पर बिल्कुल भी कैश नहीं हो, वो चीज समझ में आती है। मैं कहता हूं अगर 50% भी ऐसी हो तो भी बची हुई जो 50% है, अगर वहां पर कैश है और वो कैश की इनकम फिर अपनी बुक्स में नहीं आती, वो बाहर की बाहर ही रहती है। ये थोड़ा सा एक ऐसा ही पॉइंट है, इसीलिए बहुत सारी कंपनीज पर रेड भी लगती रहती हैं। और मेरा भी एक्सपीरियंस इस तरह का रहा है कि अगर कभी गलती से 1-2 कंपनीज में ट्रेड भी हुए, मीन्स कभी कभी इंसान है, गलती होती है, तो वहां पर अभी भी उन 1-2 कंपनीज में अपने प्राइस पर स्टॉक प्राइस आ जाए उसी का वेट ही कर रहे हैं। लॉस में बेचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब मार्केट चलती है तो सभी तरह की कंपनीज यहाँ पर ऊपर आती हैं। सो मैं इस चीज से आपको दूर रहने के लिए कहूंगा। इस तरह की कंपनीज को फाइंड करने का क्या तरीका है, जो भी मार्केट लीडिंग कंपनी है, जो भी आपको नाम याद आए उस बिजनेस से रिलेटेड, उसको सर्च करो, नीचे आओ,
और नीचे आने के बाद में जैसे यहां पर लिखा हुआ है रियलिटी सेक्टर इंडस्ट्रीज कंस्ट्रक्शन, तो कंस्ट्रक्शन पर क्लिक करो। यहां पर 132 कंपनीज हैं जो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड हैं। आई विल सिंपली से, ये मेरी समझ है, यहां पर रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन ओवरऑल जब हम सीखने की बात कर रहे हैं, हमें आफत क्या है इन्हीं कंपनीज में ट्रेड करने की, हमारा पर्पस क्या है? हमारा पर्पस यहाँ पर मींस हजारों कंपनीज में ट्रेड करना है, या कुछ अच्छी कंपनीज में जहां सब कुछ समझ में आए, सब कुछ हमारी अंडरस्टैंडिंग के बेस पर हो, हमारे रूल्स के हिसाब से हो, जो हमारे चेक पॉइंट्स हैं उनके बेस पर हो, उनके बेस पर ट्रेड करके पैसा कमाना ही हमारा ऑब्जेक्टिव है ना। तो जब पैसा हमारा 25, 30, 40, 50, 100, 200 कंपनीज से कमाया जा सकता है, सो हजारों कंपनीज में ट्रेड करने की जरूरत नहीं है, कुछ कंपनीज को हम बाहर रख सकते हैं। सो इस तरीके से ये पूरी एक लिस्ट निकल कर आ जाती है 132 कंपनीज की, हम इसको एग्जैक्टली बिल्कुल सिंपली तरीके से बाहर कर सकते हैं। सो दिस इज वन इंडस्ट्री आई विल कीप माई सेल्फ अवे। अगर पास्ट में कुछ मिस्टेक्स हुई तो अपनी मिस्टेक से सीखना चाहिए, दूसरों की मिस्टेक से भी सीखना चाहिए, अपनी से भी सीखना चाहिए। सेकेंड इंडस्ट्री इज स्मॉल कैप आईटी इंडस्ट्री। यहां पर आईटी इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पर अच्छे से ग्रोथ भी होती है। स्मॉल कैप कंपनीज कुछ ही सालों में लार्ज कैप भी बन सकती हैं अगर चीजें अच्छी चल जाएं, लेकिन मेजोरिटी ऑफ स्मॉल कैप कंपनीज वो स्मॉल कैप ही रह जाती हैं और फाइनली धीरे धीरे खत्म हो जाती हैं। ऐसा बहुत देखा गया है। और अभी भी अगर हम लार्ज कैप की बात करें तो लार्ज कैप कंपनीज, कितनी कंपनीज हैं आईटी में? बहुत ज्यादा नहीं है, और यहाँ पर सक्सेस रेट भी बहुत ज्यादा नहीं है। सो अगर हम यहाँ पर एक चीज और चेक करें, जैसे आईटी कंपनीज की बात करते हैं, हमने यहाँ पर टीसीएस टाइप किया, टीसीएस में हम नीचे आए, नीचे आने के बाद में हमने आईटी सॉफ्टवेयर को यहाँ पर चेक किया। आईटी सॉफ्टवेयर पर जब क्लिक करते हैं तो 232 कंपनीज हैं आईटी में जो इंडियन स्टॉक एक्सचेंजेस पर लिस्टेड हैं। अब यहां पर अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करने लगे अमंग दीज कंपनीज, तो यहां पर 100 करोड़ से ज्यादा प्रॉफिट कमाने वाली, साल का 100 करोड़ से ज्यादा प्रॉफिट कमाने वाली कितनी कंपनीज हैं? हम इसको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एनुअल से यहां पर सॉर्ट करते हैं और नीचे जाते हैं, तो आपने ये देखा कि पहले ही पेज पर हमारी 100 करोड़ तक के नेट प्रॉफिट वाली कंपनीज खत्म हो गई। तो बहुत ज्यादा कंपनीज नहीं है, 39 कंपनीज हैं सिर्फ 100 के प्रॉफिट तक। और 1000 के प्रॉफिट वाली कितनी कंपनीज हैं? 1000 करोड़ के प्रॉफिट वाली कंपनीज सिर्फ और सिर्फ यहां पर 7, 8, 10 कंपनीज ही हैं। एल एलटीटीएस तक 9 नंबर तक, बाकी बहुत छोटी कंपनीज हैं। 100 करोड़ से छोटी प्रॉफिट कमाने वाली कंपनीज से वैसे भी दूर रहना चाहिए। लेकिन आईटी में ऐसा क्या वल्नरेबल है, ऐसी क्या बात है विवेक भाई जो आप आईटी स्मॉल कैप से दूर रहने की बात कर रहे हो? स्मॉल कैप आईटी कंपनीज में जनरली जो भी प्रॉफिटेबिलिटी होती है, यहां पर कंपनीज कुछ बड़े क्लाइंट्स के ऊपर डिपेंडेंट होती हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है कि हम किसी एक अच्छी बड़ी कंपनी में काम कर रहे थे, हम कुछ क्लाइंट्स के लिए काम कर रहे थे, उन क्लाइंट से हमारी बात हुई कि क्या ये बिजनेस मुझे मिल सकता है। तो उस तरह के बिजनेस मिले, 3-4 बड़े क्लाइंट्स मिले और अपना रिजाइन किया, जो नेचुरल है। मींस इसमें कुछ भी इलीगल नहीं है, अनएथिकल नहीं है। एवरीबडी हैज ए एस्पिरेशन कि वो अपना काम करे और खुद से यहाँ पर एंटरप्रेन्योर बने और अपना स्टार्टअप करे, यहाँ पर उसमें कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन हम अपने रिस्क की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो कुछ क्लाइंट से बात हुई, अपना क्लाइंट्स बनाए और कंपनी बनाई, और फाइनली एक अच्छी वैल्यूएशन के लिए उनको लिस्ट कर दिया गया। तो यहाँ तक सब कुछ ठीक है, लेकिन यहाँ रिस्क क्या है? रिस्क यही है कि अगर उनमें से 1 या 2 क्लाइंट चले गए तो कंपनी का पूरा सिस्टम बिगड़ जाता है। और कंपनी का तो सिस्टम बिगड़ता है, दैट इज ओके, वो संभाल लेंगे या नहीं संभालेंगे वी डोंट नो। बंदा जब किसी बड़ी कंपनी से छोड़कर आकर अपना स्टार्टअप करता है तो उसके पास अपना पर्सनल बैकग्राउंड पर वो अच्छा खासा स्ट्रांग होता है, तभी इतना स्टेप लेता है। लेकिन हमारा तो पैसा लगा है ना, हमारी मेहनत की पूरी जिंदगी की कमाई का एक हिस्सा उसमें लगा हो, तो हमें रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। खासतौर से जब जब हमारे पास अच्छी कंपनीज भी हो मार्केट में ट्रेड करने के लिए। तो ये जो कुछ ही क्लाइंट्स का एक कंपनी में रहना और 1-2 क्लाइंट्स का अगर छूट जाना तो कंपनी को बड़ा रिस्क क्रिएट होना, ये एक बहुत बड़ा रीजन है। सो दिस इज द सेकेंड इंडस्ट्री, स्मॉल कैप आईटी कंपनीज। आई विल कीप माई सेल्फ अवे। थर्ड है यहां पर स्मॉल कैप एनबीएफसी कंपनीज। ये एक ऐसा फील्ड है जहां पर जरूरत से ज्यादा घोटाले हो सकते हैं, क्योंकि बाकी कंपनीज को, जो नॉर्मल कंपनीज हैं, उनमें हम किस तरीके से अपने आप को संभाल सकते हैं? बड़ा सिंपल सा तरीका, हम संभाल सकते हैं कि अगर जीरो डेट कंपनी है तो कंपनी का रिस्क ऐसे ही एलिमिनेट हो जाता है काफी हद तक, और प्रोडक्ट नॉर्मल है तो वो प्रोडक्ट बिकता रहेगा।
लेकिन जैसे आईटी की बात कर रहे थे हम स्मॉल कैप की, अगर उसमें डेट फ्री कंपनी भी है तो भी यहाँ पर रिस्क क्या है? रिस्क है यहाँ पर डेट फ्री कंपनीज के केस में कुछ ही क्लाइंट्स के छूट जाने का। एनबीएफसी में क्या रिस्क है? कोई भी एनबीएफसी बिना लोन के काम नहीं कर सकती। जनरली अपना पैसा जितना लगा होता है उसका 5 टाइम 6 टाइम 10 टाइम्स यहाँ पर उधारी का पैसा होता है, और यही एक रिस्क क्रिएट करता है। जैसे डीएचएफएल में हमने देखा, जैसे यस बैंक के केस में हमने देखा था। तो यहाँ इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस को लेकर भी बहुत चर्चाएं हुई थी और फ्रॉड भी देखे गए थे। तो यहाँ ये रिस्क हमेशा बना रहेगा स्मॉल कैप में। फॉर एग्जांपल 20 करोड़ रुपीस अपने लगाए, एक एनबीएफसी हुई, हमने बाजार से फंडिंग उठाई 200 करोड़ की, अब टोटल पैसा हो गया 220 करोड़। हमने कुछ साल यहाँ पर पैसा कमाया और पैसा कमा के इस पूरे फंड को हमने 500 करोड़ कर लिया, और भी फंडिंग मिल गई, यानी कि अपना पैसा 50 करोड़ हो गया, मार्केट से 500 करोड़ उठाया, और उसके बाद में मन खराब हुआ और हमने अपना पैसा साइफंड ऑफ कर लिया। या फिर हमने ग्रीड के चक्कर में कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स को यहां पर फाइनेंस कर दिया, एक मेजॉरिटी ऑफ चंक अपना, कि दिवालिया हो गया, बैंकरप्ट हो गया अपना कस्टमर, और ये पूरा ही हिस्सा एक एनपीए बन गया। तो यहां पर अगर हम इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री की बात करने लगे एनबीएफसी की, तो सबसे बड़ी एनबीएफसी कंपनी जो है उसका हम एक बार नाम सर्च करते हैं, और जिससे हम पूरी लिस्ट पर जा सकें। नीचे हम यहाँ पर फाइनेंस में जाते हैं तो यहां पर देखते हैं 529 कंपनीज लिस्टेड हैं। दिस इज ए बिग नंबर। 529 कंपनीज जो एनबीएफसी कंपनीज हैं वो लिस्टेड हैं। एक और दूसरी बात बताता हूं, आउट ऑफ दिस 529 प्रॉफिटेबल कितनी है? यहां पर हम नेट प्रॉफिट की तरफ ही जाते हैं, और सबसे पहले देखते हैं कि 529 कंपनीज आने में यहां पर 11 पेजेस हुए, क्योंकि 51 का पेज पर हैं। और हम यहां जाते हैं नेट प्रॉफिट पर। नेट प्रॉफिट पर annum करोड़ में ये फिगर है, किसी भी फिगर को हम यहां पर दोनों में से ले सकते हैं। और नीचे जाते हैं, यहां पर पहला पेज, फर्स्ट पेज 50 कंपनी सारी प्रॉफिटेबल हैं। दूसरे पेज पर हम जाते हैं और सबसे लास्ट में हम देखते हैं कि कितनी कंपनीज यहां पर प्रॉफिटेबल बची। सिर्फ 31 करोड़ के प्रॉफिट तक आ गए, 100 कंपनीज यहां पर आ चुकी हैं। थर्ड पे हम जाते हैं, उसके बाद थर्ड पर जाते जाते लास्ट में पहुंचते पहुंचते हमारा प्रॉफिट सारा यहां पर खत्म हो जाता है, सिर्फ 6 करोड़ के प्रॉफिट पर आते हैं। और फोर्थ के बाद यहां पर सब कुछ ही बेकार है, यहां पर कुछ भी प्रॉफिट्स नहीं है। 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़, ये कोई प्रॉफिट्स नहीं होते। अब अगर हमने इनमें से कोई भी एक कंपनी को, मींस किसी भी कंपनी को हम यहां पर पिक कर सकते हैं, रियल टच फाइनेंस को जैसे हम पिक करते हैं, यहां पर 43 करोड़ की कंपनी है, और अपना पैसा कितना लगा हुआ है कंपनी में, अगर हम यहां पर चेक करें, बैलेंस शीट में जाते हैं एक बार, अपना पैसा 12 करोड़ रुपीस है, और 26 करोड़ भी है साथ में, और अभी बोरोइंग ली है 86 करोड़ की। तो मैं ये नहीं कह रहा, दिस इज एन एग्जांपल, ये कंपनी पिक हुई, लेकिन कोई भी कंपनी, इतनी छोटी कंपनीज में हमें कभी भी जाने की जरूरत नहीं है, नेवर एवर। 532 कंपनीज हैं, तो स्मॉल कैप एनबीएफसी कंपनी से अगर हम दूर रहेंगे तो अपने आप को सेव कर पाएंगे। यहां पर फोर्थ ग्रुप है जो सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं आपको एक चीज बताता हूं कि इंडिया में कितनी कंपनीज लिस्टेड हैं। कुल मिलाकर यहाँ हम स्क्रीन पर जाते हैं, स्क्रीन पर जाकर हम क्रिएट न्यू स्क्रीन करते हैं, मार्केट कैपिटलाइजेशन की तरफ जाते हैं, और यहाँ पर मोर देन 1 करोड़ करते हैं, रन दिस क्वेरी करते हैं। टोटल कंपनीज लिस्टेड जो हैं वो निकल कर हमारे पास आ जाती हैं। 4273 कंपनीज यहाँ पर लिस्टेड नजर आती हैं। ठीक है, अब दूसरा मैं यहाँ पर ये देखता हूं कि वापस से स्क्रीन पर जाते हैं, क्रिएट न्यू स्क्रीन करते हैं, एनएससी टाइप करते हैं। एनएससी से कुछ आएगा क्या? नहीं आएगा। तो लेकिन 4200 के आसपास टोटल कंपनीज हमारी निकल कर आई। 4200 या 4700, वापस से एक बार देखते हैं। माय मिस्टेक, मैंने चेक ध्यान से नहीं किया। यहाँ पर 4200, लेकिन एनएससी पर कितनी कंपनीज लिस्टेड है? एनएससी पर 1500-1600 कंपनीज के आसपास ही लिस्टेड हैं। पूरी लिस्ट निकालकर अगर आप देखोगे तो जो बची हुई 2500 कंपनीज हैं, ये कौन सी हैं? ये वो कंपनीज हैं जो सिर्फ बीएससी पर लिस्टेड है, एनएससी पर लिस्टेड ही नहीं है। बीएससी पर बहुत ज्यादा लिक्विडिटी नहीं होती। इन कंपनी से दूर रहने की जरूरत है, क्योंकि अगर किसी भी कंपनी की मैनेजमेंट को इतना भी नहीं है कि वो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को एक अच्छी लिक्विडिटी प्रोवाइड करने के लिए अपनी कंपनी को एनएससी पर लिस्ट करें, तो यहां पर उन कंपनी से दूर ही रहने की जरूरत है। वो कंपनीज जनरली माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स फ्रेंडली नहीं होती। हु आर द माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स? यू एंड मी, हम लोग जो रिटेल पार्टिसिपेंट्स हैं मार्केट में। तो ये वो कंपनीज हैं जिनसे हमेशा दूर रहने की जरूरत है। एक और जो फिफ्थ कैटेगरी है,
फिफ्थ कैटेगरी है वो कंपनीज जो हमेशा से ही लॉस मेकिंग कंपनीज रही हैं, चाहे वो किसी भी सेगमेंट की हो, चाहे वो लार्ज कैप हो, स्मॉल कैप हो, मिड कैप हो, चाहे वो आईटी कंपनी हो, रियल एस्टेट हो, स्मॉल कैप हो, एनबीएफसी हो, या फिर गवर्नमेंट कंपनी, एनी कंपनी जो लगातार ही यहां पर लॉस मेकिंग कंपनीज रहती हैं, जब तक वो एक सिग्निफिकेंट प्रॉफिट अच्छे से पोस्ट करना शुरू ना कर दे, तब तक उन कंपनीज से दूर रहने की जरूरत है। देखो, ये जो लॉस मेकिंग कंपनीज वाला है, कुछ टर्न अराउंड कंपनीज यहां से निकल सकती हैं, लेकिन उसके लिए हमें बहुत डिटेल में, बहुत अच्छे से एनालिसिस करना आना चाहिए। जैसे हमने जेपी पावर को एक बार स्टडी किया था, तब उसका प्राइस 3 रुपीज से भी कम था, फिर वो 11 रुपीज तक गया। हमने रिलायंस पावर का सेम वीडियो में जिक्र किया था, तब वो 4 रुपीज से कम था, उसके बाद वो 20+ गया। तो कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं, बट दीज कंपनीज शुड बी सपोर्टेड बाय द रियल एसेट्स। रियल एसेट्स मींस जिन एसेट्स को सेल किया जा सके और जितने की कंपनी पूरी अवेलेबल है, उससे ज्यादा पैसा यहां पर रिटर्न में लिया जा सके। लेकिन उसमें बहुत ज्यादा एक समझदारी और मार्केट का एक्सपीरियंस चाहिए। मैं ये कहता हूं, जब पैसा ही कमाना है, सिर्फ यही ऑब्जेक्टिव है मार्केट में आने का, तो इन कंपनीज से दूर रहो। और जैसे ही हम इन सारी कंपनीज को यहां पर एलिमिनेट करेंगे, हमारे पास मुश्किल से 300-400 कंपनीज बचेंगी। सिर्फ उन्हीं कंपनीज में अपने टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स लगाओ। बहुत सारे टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स मैंने सिखाए हुए हैं। प्लेलिस्ट है जो एक पूरी 3 आवर्स लॉन्ग ईच वीडियोस का 7 वीडियोस हैं, वो पूरा कोर्स है हिंदी और इंग्लिश का। आप चैनल पे जाओ, प्लेलिस्ट पे जाओ, पूरा सीखो आराम से डिटेल में। उनमें जो स्ट्रेटजी सिखाई हुई हैं, उनको यहाँ पर अप्लाई करो, पैसे बनाओ। मेरा पर्पस यहाँ पर सिर्फ एक ही है कि हम हिंदुस्तान में इन्वेस्टमेंट करके एक अच्छा पैसा एक्यूमुलेट करने वाला एक सिस्टम बना सकें, जिससे आने वाले टाइम में हमें एफआईआई और एफडीआई को ना देखना पड़े, बल्कि पूरा वर्ल्ड हिंदुस्तान को एफआईआई और एफडीआई के रूप में देखें कि हिंदुस्तान कब हमारी कंट्री में पैसा लगाएगा। अगर पैसा लगेगा तो वहां की मार्केट ऊपर जाएगी, और पैसा हमने निकाल लिया तो वहां की मार्केट नीचे जाएगी। इस पूरी मुहिम में थोड़ा सा टाइम लगेगा, आई नो 15-20 ईयर्स लगेंगे इस सारे काम में, 10 ईयर्स से ज्यादा लगेंगे, लेकिन शुरुआत छोटे से ही होती है। यहां पर आपने मेरा साथ देना है, लोगों को जोड़ना है, शेयर करना है, खुद सीखना है, सब्सक्राइब करना है, सब्सक्राइब कराना है। मैं आपके सामने अपना एक्सपीरियंस शेयर करता रहूंगा। कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद।